हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन क्लासेस में, जिसमें हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में हम आपको 5th चैप्टर कराएंगे, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण होता है किसी भी सामग्री या किसी भी वस्तु से किसी अन्य सामग्री या वस्तु को अलग करना। पृथक्करण पृथक्करण का मुख्य अर्थ क्या है? अलग करना। जैसे कि हमारी बुक में दिया हुआ, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे चाय बनाते वक्त चाय की पत्ती डालते हैं, लेकिन जब उसे छानते हैं तो क्या होता है? चाय की पत्ती अलग कर देते हैं। तो उस अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पृथक्करण करना कहते हैं। जैसे फसल उगाने के बाद जो हम उसमें से अनाज निकालते हैं, अनाज से भूसा अलग करते हैं और अनाज अलग करते हैं। उस भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम पृथक्करण कहेंगे। जैसे दूध से दही या मक्खन निकालना, मंथन करके जो मक्खन निकाला जाता है या दही निकाल जाती है, वो क्या होता है? हमारा पृथक्करण होता है। उसी प्रकार जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, दूध या दही के द्वारा मंथन करके मक्खन निकाला, तो ये क्या है? हमारा पृथक्करण। जैसे कि हमारे बुक में दिया है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यह पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक का मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाए, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना वैसा। जैसे कि हम यदि अमरूद रखे हुए हैं या सेब रखे हुए, तो उनमें से अलग अलग कर सकते हैं। अमरूद को एक तरफ कर सकते हैं और सेब को एक तरफ। लेकिन अगर हमारे पास रेत है और रेत में ही नमक मिला हुआ, क्या हम उसे अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसा भी मतलब जरूरी नहीं जो वस्तु हम सोच रहे हैं वो हम हर वस्तु अलग हो सकती है, नहीं। हम किसी बड़ी वस्तु को या जो संभव है उसी वस्तु को अलग कर सकते हैं, रेत और नमक को नहीं कर सकते। जैसे कि सारणी 5.1 में हम क्या देख रहे हैं? पृथक्करण प्रक्रम। चावलों से पत्थरों को पृथक करना, मतलब कि हम चावल खाते हैं, पत्थर थोड़ा ना खाते हैं। तो चावलों से क्या करेंगे? हम पत्थरों को अलग कर देंगे, मतलब कि अशुद्धियां जो होती है वो अलग कर देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, मतलब कि दूध को चलाते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? मक्खन अलग निकल जाता है, दूध या मट्ठा अलग रह जाता है। चाय की पत्तियों का पृथक करना, मतलब जब चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती तो डालते हैं, लेकिन चाय की पत्ती थोड़ी ना पीते हैं, खाते हैं हम। तो क्या करते हैं? तो चाय छान लेते हैं और पत्ती जो होती है उसे क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। ये क्या? हमारा पृथक्करण। उसी तरह उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। अब चावल में से पत्थर क्यों अलग किए जाते हैं? दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, मतलब कि चावल है अलग और पत्थर है, दोनों चीजें खाई तो नहीं जा सकती। चावल खाए जा सकते हैं लेकिन पत्थर नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे? हम अलग कर देंगे। ऐसी अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, मतलब कि मक्खन और दूध या मट्ठा जो निकलेगा, मट्ठे का अलग उपयोगी होगा और मक्खन का अलग। इसी तरह चाय की पत्ती से चाय से चाय की पत्ती को अलग करना, हानिकारक अवयवों द्वारा अशुद्धियों को दूर करना। जैसे कि मैंने बताया कि हम चाय तो पी लेते हैं, लेकिन जो पत्ती होती है वो हमारे लिए क्या हानिकारक है, तो हम क्या करते हैं? उस अवयव को, अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। इसी प्रकार पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं? हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। अब जो चावल होते हैं, चावल में से पत्थर निकालते हैं, तो हम चावल तो बना लेते हैं, लेकिन पत्थरों को क्या करते हैं? जो ठोस होते हैं वो फेंक देते हैं, जो नहीं खाए जा सकते। आप सभी जानते हैं पत्थर खाते नहीं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। जो भी मक्खन होता है वो निकाल लेते हैं, लेकिन मट्ठा यदि अनुपयोगी है तो उसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब चाय की पत्ती में से चाय तो हम पी लेते हैं, लेकिन जो पत्ती होती है हम पौधों में भी डाल सकते हैं। तो इसका क्या होगा? दोनों उपयोगियों का क्या करते हैं? दोनों अवयवों का क्या करेंगे? हम उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों का पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी हम उपयोगी पदार्थ को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को
अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। मतलब कि मान लो चावल में से हम कंकड़ निकाल सकते हैं, लेकिन रेत में से नमक थोड़ी ना निकाल सकते हैं। और यदि हम ऐसी वस्तु को लेते हैं जिसका माप एक सा हो, जैसे कि सेब और संतरे हम अलग अलग कर सकते हैं, चावल और कंकड़ अलग कर सकते हैं, लेकिन रेत और नमक अलग नहीं कर सकते, चीनी या नमक अलग नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि हम देखते हैं कि जो हमारे लिए जिन पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं उन्हें ही करेंगे, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हमें किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं उनके गुणधर्मों में अत्यधिक मिलता है। अब हमने ये तो सीख लिया कि हम पृथक कैसे करेंगे, लेकिन पृथक्करण करने की भी बहुत सारी विधियां होती हैं। पृथक्करण करने की विधियां क्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहली विधि कौन सी है, हस्तचयन। हस्तचयन क्या होती है, हस्तचयन होती है हाथों के द्वारा पृथक्करण करना, हाथों के द्वारा अलग करना। जैसे हमने कोई पैकेट लिया अनाज का, उसमें से हमने क्या किया, पत्थर और कंकड़ को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये कौन सी प्रक्रिया होगी, हमारी हाथ से अलग करने की प्रक्रिया। जैसे कि घर में हम करते हैं, चावल को साफ करना, चावल में से कंकड़ निकाल दिया, दाल को साफ किया, कंकड़ निकाल दिया, या फिर सब्जियों को साफ किया, उसमें से जो अशुद्धियां होती है, मिट्टी वगैरह, ये सब क्या होती है, हम निकाल देते हैं। ये क्या होगी, हमारी हस्त द्वारा, मतलब कि हाथों के द्वारा साफ करना। दूसरी क्या है हमारी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। आप खेत में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारा अनाज होता है वो हमारा क्या होता है, सूखी डंडी में बांध दिए जाते हैं या गट्ठर बना दिया जाता है। एक जगह बहुत सारे की डंडियों को बांध दिया जाता है। उसे फिर क्या करते हैं, हम हाथ से किसी कपड़े पर बहुत तेजी से मारते हैं। तो तेजी से मारने के बाद उसका भूसा अलग निकलता है और अनाज अलग, तो उसे क्या बोलते हैं, हम थ्रेसिंग बोलते हैं। जैसे कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पहले क्या होता था, हाथों के द्वारा ही थ्रेसिंग की जाती थी, लेकिन अब क्या है, मशीनों के द्वारा भी की जा सकती है। इसी प्रकार आपने जैसे इसमें हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या सीखा कि हाथों से पीट कर, मतलब कि डंडियों को लेकर पीट कर उसमें से अनाज को अलग करेंगे और उसके भूसे को अलग करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारी थ्रेसिंग प्रक्रिया। उसके बाद आती है हमारी निष्पावन। निष्पावन क्या होती है, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बना लीजिए। मतलब कि जैसे कि कोई भी एक जिस भी हम, मतलब कि जिस वस्तु को हमें साफ करना, मान लो हमें दाल या चावल को हमें साफ करना है, तो उसे एक प्लेट में रख लीजिए, प्लेट या पेपर में रख लीजिए। पेपर में रखने के बाद एक ऊंचाई पे खड़े हो जाइए और ऊंचाई पे खड़े होने के बाद उसे हवा में नीचे की तरफ डालिए। तो नीचे की तरफ जब आप डालोगे तो उसमें से रेत उड़कर अलग चला जाएगा और जो हमारी शुद्ध वस्तु है वो हमारी क्या होगी, नीचे एकत्रित हो जाएगी। तो उस वाली विधि को हम क्या बोलेंगे, निष्पावन विधि बोलेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। मतलब कि जब आप ऊंचाई से इसे छानोगे या डालोगे तो हवा के द्वारा रेत या अशुद्धियां क्या होंगी, बाहर निकलती जाएंगी और जो शुद्ध मिश्रण होगा वो क्या होगा, हमारा एक नीचे ही एकत्रित हो जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, निष्पावन विधि। उसके बाद आती है हमारी चालन विधि। चालन तो हम अपने घर में रोज ही करते हैं। जब हम आटा बनाते हैं, आटा छानते हैं, तो वो छलनी द्वारा जो हम चालन करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं हम, चालन विधि। जैसे कि हमने आटा गूंदा, आटा तो आप सभी ने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे से भूसे के कण होते हैं या फिर उसे जिसे आप छानस बोलते हो। तो ये क्या, हम आटा निकालते हैं, आटा उस छलनी द्वारा छानते हैं, तो आप देखोगे कि छलनी के ऊपर एक छोटा सा छानस रह जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम,
आटा नीचे निकल जाता है और छानस ऊपर रह जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? चालन द्वारा विधि। ये छलनी छोटी भी होती है बड़ी, लेकिन बड़ी छोटी छलनियों से द्वारा हम घर की वस्तु जो हम घर में यूज करते हैं या घर में सब्जी, मतलब कि घर में जो हम आटा बनाते हैं या रोटी बनाते हैं या चावल भी छान सकते हैं, वो क्या होती है? हमारी घर की छोटी छलनी होती है। लेकिन जैसे किसी बिल्डिंग वगैरह या कहीं, जैसे आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण, जैसे कोई हमें बड़ा भवन निर्माण कराना है, उसमें रेत को हमें छना हुआ चाहिए, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? इसलिए जो आप चित्र देख रहे हो, इतनी बड़ी छलनी का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा हमारा? चालन द्वारा कंकड़ अथवा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। मतलब कि आपको इसमें बिल्कुल बारीक छना हुआ रेत दिखाई देगा, जो उसमें भी कंकड़ पत्थर होंगे वो हमें इसमें नहीं दिखाई देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम कौन सी विधि बोलेंगे? चालन विधि। अब जैसे हमें इसे में लिखा हुआ है, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो पृथक करने में किया जाता है। उसके बाद आती है हमारे क्रियाकलाप में अवसाद, अवसादन, निस्तारण तथा निष्यंत। अवसाद क्या होता है? कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। मतलब कि कभी कभी हाथों द्वारा नहीं होती बहुत सी, या निष्पावन जैसे हमने पीछे पढ़ा वायु द्वारा नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? पानी के द्वारा करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि एक बीकर में पानी लीजिए और जैसे मान लो हमें हवा में निष्पावन विधि से थोड़ी ना पानी को साफ कर देंगे, वो तो सारा नीचे ही निकल जाएगा। उसी तरह जैसे हमें पानी को मान लिया साफ करना है, अब हम कौन सी विधि से करेंगे? अवसाद विधि से। हमने पानी लिया, एक गिलास में पानी लिया, पानी में थोड़ी देर उसे रख दिया, रखने के बाद जो हमारा धूल या मिट्टी के कण होंगे वो क्या होंगे? नीचे बैठ जाते हैं, जैसे आप अपने घर में भी देखते हो। उसके बाद बिना हिलाए डुलाए उस पानी को दूसरे गिलास में कर लेंगे। उस वाले पानी को जब दूसरे गिलास में करेंगे, दूसरे गिलास में करने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? निस्तारण। जो हमने पानी रखा उसे क्या बोला हमने? अवसाद। और जो हमने दूसरी गिलास में किया बिना हिलाए डुलाए साफ पानी को दूसरे गिलास में किया, वो क्या हमारा? निस्तारण। तो इसी प्रकार बहुत सी वस्तुएं जैसे कि इसमें बताया निष्पावन और हस्तचयन द्वारा नहीं होती, उसे हम किस विधि के द्वारा पृथक करेंगे? अवसाद या निस्तारण के द्वारा। तो समझ में आया? अगर हमें पानी इसी के अंदर से धूल या मिट्टी के कण को पृथक करना है, तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? अवसाद या निस्तारण। उसके बाद आता है हमारा निष्यंत। निष्यंत क्या होता है? किसी भी जो हमें शुद्ध पानी मिला, जो हमें धूल या मिट्टी के कण से अशुद्धियों को दूर करके जो हमारे पास गिलास में शुद्ध पानी मिला, वो हमारा क्या है? निष्यंत। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने के निस्तारण और निष्यंत में से कौन सी विधि अच्छी है? तो आप खुद ही बताइए कि कौन सी वाली विधि अच्छी है। जैसे कि अब हम ये देखते हैं कि हम पृथक्करण की कुछ विधियां द्वारा जल से मिट्टी जैसी अगले अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अवसाद से कर सकते हैं, निस्तरण से कर सकते हैं और निष्यंत से कर सकते हैं। अब जैसे कि नीचे दिया हुआ क्रियाकलाप 5 में, तालाब या नदी का पाकिल जल लीजिए, यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास में जल करके थोड़ी सी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा प्रेक्षणों को लिखिए। तो जब आप गिलास लेंगे उसमें मिट्टी मिलेगी, तो मिट्टी मिलाएंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में क्या होगा? वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। वो वाली विधि क्या होगी? हमारी अवसाद। उसके बाद जो हमारा शुद्ध पानी ऊपर आएगा वो क्या होगा? जब हम दूसरे गिलास में डालेंगे उससे वो क्या होगी? हमारी निस्तारण। जब हम दूसरे गिलास में शुद्ध फिल्टर पानी ले लेंगे तो वो क्या होगा? हमारा निष्यंत। तो इसी प्रक्रिया को आप दोहराइए और प्रयोग कीजिए। अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि
हम पानी को कैसे और शुद्ध कर सकते हैं? एक कागज की छलनी लीजिए, उसमें एक उसकी एक कोन बनाइए, कोन को ऊपर रखिए और बीकर ऊपर से पानी डालेंगे तो हमारे जो धूल मिट्टी कण होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? इस छलनी में। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, फिल्टर पत्र के उपयोग से निष्यंद करना। तो निष्यंद क्या होता है? हमारा जो शुद्ध पानी होता है, फिल्टर पानी होता है जो हम घर पे पीते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाष्प। वाष्प क्या होता है? भाप। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नहीं, क्योंकि नमक पूरा घुल जाएगा। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? जब आप जल को बहुत गर्म करोगे तो क्या होगा? भाप के द्वारा वो सारा जल ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा? हमारा नमक बचेगा। तो इस हमने क्या देखा? हमने मिश्रण में जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्प की प्रक्रिया का प्रयोग किया। मतलब कि हमें क्या करना है? जल और नमक को अलग करना। लेकिन हम अगर ऐसे अलग करेंगे तो क्या हो सकता है? नहीं होगा। तो हम किसके द्वारा करेंगे? वाष्प के द्वारा। पानी जो होगा वो तो वाष्प के द्वारा ऊपर चला जाएगा उड़कर, जो आप देखते हो वाष्प। कभी आपने देखा होगा, दूध गर्म करे, दूध के ऊपर जो प्लेट रखते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदे आ जाती हैं, किसकी? वो भाप होती है, भाप या वाष्प। तो उसे क्या बोलेंगे हम? तो वो क्या होता है? जो हमारे दूध की जो भाप होती है वो उस प्लेट पे जम जाती है। इसी प्रकार अगर हम पानी उबालेंगे तो पानी की जो भाप होगी वो ऊपर चली जाएगी और नीचे क्या रह जाएगा? नमक। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे? नमक और पानी को अलग करेंगे। इसी प्रकार पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग हो सकता है। जैसे कि रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक के लिए व्यवहारिक नहीं। क्या आप हाथ के द्वारा नमक को अलग, रेत को अलग कर सकते हैं? नहीं करेंगे। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? हाँ, इसे निस्तारण का निष्यंद द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे कि आपने पीछे देखा, निस्तारण क्या हुआ? नीचे बैठ गया। और निष्यंद क्या होगा? हम आप दूसरे गिलास में या दूसरे बर्तन में उस जल को कर लेंगे तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा? रेत और नमक अलग हो जाएगा। मतलब कि अब फिर नमक को अलग करने के लिए किसका यूज करेंगे? भाप का यूज करेंगे, वाष्प विधि का। तो इस प्रकार हमारा रेत भी अलग हो जाएगा और उस पानी से में जो नमक है वो उस मतलब पानी से नमक को अलग करने के लिए दूसरी विधि, वाष्प विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे क्रियाकलाप 8 में इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब एक विलोडित कीजिए, मतलब मिलाइए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए। आप अगर 1 गिलास लोगे, गिलास में नमक डालते रहोगे तो क्या वह नमक घुलता रहेगा? नहीं, वह तब तक घुलेगा जब तक वह संतृप्त नहीं हो जाता। मतलब कि कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ अवलेय नमक बच जाता है? हाँ, अगर आप एक गिलास लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें नमक डालते नहीं, पहले 1 चम्मच डाला घुल गया, दूसरा चम्मच डाला फिर घुल गया, तीसरा चम्मच डाला फिर घुल गया। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब आप डालते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो घुलना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? आप देखोगे कि वह क्या होगा? यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल को अधिक नमक नहीं घुल सकता। मतलब कि यह अब संतृप्त विलयन हो गया, मतलब कि संतृप्त हो गया। जो जल की जितनी नमक की आवश्यकता थी वो उसने पूर्ण कर ली, तो उसे क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय संबंध क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। मतलब कि हर चीज एक लिमिट से होती है। मतलब कि अगर हम पानी में नमक डालते रहेंगे तो सिर्फ वो उतना ही
जितनी उसे आवश्यकता है उतना ही नमक घोल पाएगा। जब वह संतृप्त हो जाएगा तो वह नहीं घोलेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें नमक के आपको कण दिखाई देंगे। तो ये वाली विधि क्या है हमारी, संतृप्त विलयन। उसी प्रकार आप क्रियाकलाप 9 में चीनी के साथ करके देखिए। जब आप एक गिलास लेंगे उसमें चीनी डालते रहेंगे बार बार, तो कहीं ना कहीं वह संतृप्त हो जाएगी, उसके बाद वह क्या करेगी, घुलना बंद हो जाएगी। तो इस विधि को आप नमक के साथ भी कर सकती हो और चीनी के साथ भी। तो क्या है ये हमारी संतृप्त विलयन विधि। उसके बाद आता है हमारा क्रियाकलाप 10। उसमें क्या है, 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए, उसे चलाइए तब तक कि वह घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब तक वो घुले ना, बार बार उसमें नमक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है सारणी 5.2 में लिखिए। आपको ये स्वयं करना है। ये जो सारणी दी हुई है, जैसे नमक डाला, आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए आधा गिलास पानी में आप नमक डालते रहिए। आप देखिए आपने कितना नमक डाला, कितनी चम्मच नमक डाला और वह घुल गया, और उसके बाद कितनी चम्मच डालने के बाद वह नहीं घुला, तो आप बता सकते हैं कि इस पानी को कितने चम्मच नमक में ये संतृप्त हुआ। उसी प्रकार आप चीनी से करके देखिए। तो यह इस चैप्टर में हमने क्या बताया कि हम किस वस्तु को या किस सामग्री को किसी अन्य वस्तु या सामग्री को अलग करते हैं, पृथक्करण कहलाता है। हम किस तरह से नमक को अलग कर सकते हैं पानी से, चीनी को अलग कर सकते हैं पानी से, या फिर चाय पत्ती, दूध, मतलब दूध या दही से मक्खन। तो यही सब क्या हमारे पृथक्करण, पृथक्करण जो कि हम घरों में भी करते हैं। चावलों से कंकड़ निकालना, आटे से चोकर निकालना, ये सब क्या हमारे पृथक्करण। हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े इसमें, जैसे कि हमने पढ़ा मंथन। मंथन क्या होता है, दूध या दही से मक्खन निकालना। संघनन, निस्तारण, वाष्प, निष्यन, हस्तचयन जो हाथों द्वारा होता है। संतृप्त विलयन जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अवसादन, चालन चलनी द्वारा। विलयन, थ्रेसिंग, निष्पादन। तो ये सब वर्ड हमने पढ़े जिनके बारे में हमने जाना। तो अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।